let there be two bodies A and B, then force exerted by A on B, A जो B पर फोर्स लगाता है उसको हम बोल देते हैं बेटा F B A। याद है मैंने बताया था लास्ट टाइम, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उस पर वेक्टर साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया जो A B पर फोर्स लगाता है। अब हमने बोल दिया लेट D PB vector upon dt be the change in momentum of B। देखिए इसमें हमने क्या करा कि हमने कहा कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है A, एक बॉडी है B। अब इसमें क्या होता है कि जो A बॉडी B पर फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं FBA। ठीक है, FBA के फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B। तो यानी कि फोर्स किस पर लगा, फोर्स तो B पर लगा ना, B फोर्स महसूस कर रहा है, तो जब B पर फोर्स लगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, मोमेंटम भी तो फिर B का ही चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ B वो मैंने बोल दिया d/dt, चेंज को बोलते हैं d/dt, d/dt of PB। PB मतलब P is for momentum and B is for body B। ठीक, तो dPB/dt। सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा कि इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स exerted by B on A, फोर्स exerted by B on A, B जो A पर फोर्स लगाता है, ये तो A ने B पर लगाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे F AB वेक्टर। B जो A पर फोर्स लगाता है ये हो गया F AB वेक्टर। सो लेट चेंज इन, तो फोर्स किस पर लग रही है बेटा, फोर्स लग रही है ए पर, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। तो लेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बी d/dt ऑफ व्हाट पी ए। इतना बता दीजिए, ये दो टर्म्स मैंने यहां एज्यूम करी, दो टर्म्स मैंने यहां एज्यूम करी, ये सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, ये बता दीजिए। एकांश यस सर। बताइए, समझ गए एकांश? हाँ हाँ सर आगे। ठीक है, अनुष्ठा क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये दो चीजें हमें पता चली। अब मैं यहाँ पर क्या यूज करना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब मैं सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को प्रूव करना चाह रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। ठीक, तो इसका मतलब मुझे यूज करना है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है मेरे से, सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एफ बी ए की अगर मैं बात करूं, पाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी। एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी, ये सेकंड लॉ बोलता है मेरे को, है ना। और इसी तरीके से एफ ई बी वेक्टर ये हो जाएगा डी पी ए बाई डी टी। मतलब force exerted on a body is directly proportional to the change in momentum of that body। force exerted on a body, force किस पर exert हो रही है, B पर, A लगा रहा है B पर force। ठीक है, तो change in momentum भी किसका लूंगा, B का ही लूंगा, तो इसीलिए dPB by dt। force exerted on a body is directly proportional to the change in momentum of that body, जिस पर force लग रही है।
तो हमने कहा कि फोर्स यहाँ पर किस पर लग रही है, ए पर, तो चेंज इन मोमेंटम भी मैं ए का ही लूंगा। ये दो इक्वेशंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी सेकंड लॉ की, ठीक है। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करा तो एफ डी ए वेक्टर प्लस एफ ई बी वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी ई ए वेक्टर बाई डी टी। इनको ऐड कर दिया। यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ पी वी हो रहा है, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ पी हो रहा है। हाँ बेटा बोलो, बोलो कुछ पूछ रहे हो। तो पी वी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो एफ बी ए वेक्टर, अच्छा अब हम ये कहते हैं, सर हाँ बेटा बोलो, ये आपने मोमेंटम लिया डीवी, चेंज इन मोमेंटम पीवी, हाँ पीवी मोमेंटम है, ऐसे ही पीए मोमेंटम है और डी बाई डी टी कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी, ओके सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब हम ये कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये रूल होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन के सेकंड लॉ में बेटा 1 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसमें भी चालू हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि इन द एब्सेंस, न्यूटन का सेकंड लॉ हमको ये भी बताता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज जीरो। कि मोमेंटम ऑलवेज रिमेंस कंजर्व, कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम दोनों बॉडीज का कंजर्व रहेगा, यानी कि जीरो रहेगा। तो डी बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी into PA vector plus PB vector is equal to 0। देखिए शुरू में ही हमने बोला था कि let there be two bodies A and B present in an isolated system। Isolated system का मतलब कि कोई external force नहीं होगी। तो external force जब नहीं होगी तो change in momentum is always equal to 0। तो मेरा change in momentum 0 के बराबर हो गया। भाई जब change in momentum 0 के बराबर हो गया तो ये किसके बराबर था? change in momentum FBA plus FAB के बराबर। So it implies that FBA vector plus FAB vector is equal to 0। अब इसको इधर ले जाओ तो FBA vector is equal to minus FAB vector, ये हो गया। थर्ड लॉ इज ट्रू, ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ इज ट्रू कैसे? ए ने बी पर जो फोर्स लगाई, ए ने बी पर जो फोर्स लगाई, बी ने भी ए पर वही फोर्स लगाई, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ए ने बी पर जो फोर्स लगाई, बी ने भी ए पर उतनी ही फोर्स लगाई, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बताइए समझ में आ गया? बताइए बेटा, सेकंड लॉ को यूज करते हुए थर्ड लॉ का प्रूफ समझ में आ गया? ऐश्वर्या बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है, दृष्टि, अनुराग, Yes, sir. समझ गए?
Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद जरा देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ, अब एक अलग कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर स्पेशल 3 केसेस बनते हैं और बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक चौथा केस भी मैं आपको बताऊंगा वो भी, और अगर देख सको तो खुद से प्रैक्टिकल भी करके देखना, मैं तो करके देख चुका हूँ। ठीक, अभी बताऊंगा आपको क्या चीज है। ये है अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। ये लिफ्ट के अंदर आपका वेट में कुछ चेंज होता है या नहीं होता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लिफ्ट के अंदर आपके वेट में कोई चेंज आता है या नहीं आता। तो टॉपिक है अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। अब अपीयरेंट की बात करते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और रिफ्रैक्शन में आपने देखा था अपीयरेंट डेप्थ या अपीयरेंट हाइट। तो वो अपीयरेंट डेप्थ या अपीयरेंट हाइट क्या थी? वो डेप्थ जो अपीयर हो रही है, वो डेप्थ जो मुझे दिखाई दे रही है एक्चुअल में कुछ और, लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। होता है ना कि जो स्विमिंग पूल का बेस है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो दैट इज नोन एज अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल डेप्थ। ठीक है, हमें ये मालूम है कि जब भी कभी हम ये देखते हैं कि स्विमिंग पूल में अगर कोई बंदा उतर रहा है, स्विमिंग पूल में अगर कोई जा रहा है, तो वो उसको पहले ही ये बता दिया जाता है कि अपीयरेंट डेप्थ जो है वो इसकी कम है, मतलब ये आपको कम गहरा दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ज्यादा गहरा है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अपीयरेंट वेट, यानी कि वेट है कुछ और लेकिन मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। अभी देखना आप, अपीयरेंट वेट of a man in an elevator or lift. Apparent weight of a man in an elevator or lift. अब यहाँ पर मैं तीन केसेस की मैं डायग्राम बनाऊंगा और चौथा स्पेशल केस है वो आपको बताता हूँ। तो पहले 3 डायग्राम देखिए और सिर्फ आप लोगों को समझना है, नोट मत करिए, या अगर कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो कर लीजिए नोट, बाकी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा इसके। देखिएगा, इसमें मेरे पास क्या है कि मैं लिफ्ट बना रहा हूँ, एलिवेटर बना रहा हूँ। एक केस, दूसरा केस, और फिर ये तीसरा केस। अब इसमें हमने एक आदमी बनाया, ऐसे ही यहाँ पर एक आदमी बनाएंगे हम। ये 3 मैंने अलग अलग केसेस बना दिए और ये लिफ्ट है। अब क्या होता है कि हमने ये बोला कि हमारा जो भी कुछ भी मास है, तो हमारा मास अगर कुछ भी है तो हम ये बोलेंगे कि हम अगर लिफ्ट में भी खड़े हुए हैं तो ग्रेविटी तो मेरे ऊपर तब भी एक्ट कर रही है ना। मान लीजिए मेरा मास m है, मान लीजिए मेरा मास m है, तो मैंने ये कहा कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसका मास m है। हमने कहा कि इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, और जब वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक रिएक्शन भी होगा। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स को बेटा मैं r बोल देता हूँ, तो ये r ऊपर की तरफ हो गया। ठीक, अच्छा, अब मैं पहला केस लेता हूँ कि जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये पहले केस का डायग्राम हो गया। ये मैं लिख रहा हूँ इसको ए, फिगर ए।
दूसरी फिगर देखिएगा कि ये जो इंसान है इसका मास m है, इसका जो वेट है इट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये mg, और जब mg नीचे की तरफ है तो रिएक्शन फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। But now lift is going in the downward direction with an acceleration a. With an acceleration a. Now lift is going in the upward direction with an acceleration a. So first case में lift is moving upward with an acceleration a, and second case lift is moving downward with an acceleration a. तो ये मेरा B part हो गया second case. Third case में मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, reaction ऊपर की तरफ कैपिटल R, and in this case my acceleration is 0. ये हो गया C part, my acceleration is 0. अब जरा देखिएगा हम इन तीनों केसेस की बात करते हैं। तो A part when lift moves upward with an acceleration small a. Acceleration को मैंने a डबल सी के ऊपर छोटा सा n लिख दिया with an acceleration small a. अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप ये देखिएगा कि तब मैं ये कहूँगा कि जो हमारा फोर्स लग रहा है ना, जो भी आदमी खड़ा हुआ है इस आदमी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो आप ये देखिए एक तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ये एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लीजिए फोर्स लगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी की वजह से लिफ्ट पे फोर्स लग रही है और लिफ्ट ऊपर की तरफ उठ रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारा नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा। मैंने यही बोला कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ लेकिन 5 न्यूटन की फोर्स से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पीछे की तरफ खींच रहे हो 2 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी इफेक्टिव फोर्स, मेरी नेट फॉरवर्ड फोर्स कितनी हो गई 5 - 2। इसी तरीके से अब जो मेरा वेट है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, और रिएक्शन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ। तो मैं ये कहूंगा कि जो नेट अपवर्ड फोर्स होगी वो क्या होगी, तो देखिएगा when lift moves upward with an acceleration a, तो इस केस में net upward force ये कैसे निकालेंगे हम, r माइनस mg। नेट अपवर्ड फोर्स, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो r mg को ओवरकम करते हुए r माइनस mg किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर। भाई नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, मेरा मास और फिर जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो नेट अपवर्ड फोर्स हो गई m into a, और इट विल बी इक्वल टू व्हाट, r माइनस mg। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है कि नहीं बताइए। आर्यन त्यागी क्लियर है, आर्यन ढींगरा यस सर। ठीक है, आदित्य Yes, sir. क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी, तो r माइनस mg इज इक्वल टू ma हो गया। तो यहाँ से मैं बोलूंगा r इज इक्वल टू mg प्लस ma। इट implies that r इज इक्वल टू m into g प्लस a। r इज इक्वल टू m into g प्लस a। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ और लिफ्ट में मेरे पास कोई भी सामान है, और आप ये देखिए कि जो आप वेइंग मशीन यूज करते हैं ना, तो वेइंग मशीन में आपका मास आता है, वेट नहीं आता, ठीक है। वेइंग मशीन में आपका मास आता है, वेट नहीं आता, तो जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास सामान है, और अगर जनरली घरों में होता है लोगों के पास स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वेट वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है।
तो अगर वो स्प्रिंग बैलेंस है आपके पास में, तो आप कोई भी सामान लीजिए और उस सामान को उस स्प्रिंग बैलेंस में लेकर पहले तो खड़े होकर कहीं पर भी स्टेबली ग्राउंड पर खड़े होकर वेट चेक करिए। तो वेट कितना आएगा? स्प्रिंग बैलेंस में हमेशा वेट आता है, स्प्रिंग बैलेंस में मास नहीं आता। न्यूटन में होती है उसकी जो वो जो स्केल बना रहता है वो न्यूटन में होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर मैंने कहा कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसका मास क्या है? m है ना? ये इंसान है, इस इंसान की बॉडी का मास m है, तो इसका वेट कितना होगा? mg। ठीक। लेकिन अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है? इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो ये जो इसका रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इंक्रीज हो गया mg प्लस ma, यानी कि ये बढ़ गया। नॉर्मली कितना था? नॉर्मली तो mg आता ना रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा या नहीं, कि पहले ना सिलेंडर्स होते थे, तो सिलेंडर लेकर जो बंदा डिलीवरी बॉय आता था ना, वो घर के बाहर जब सिलेंडर आपको देता था, तो वो एक उसके पास स्प्रिंग बैलेंस होता था, उसमें हुक अड़ा के और फिर वो ऐसे उठा के उसको और दिखाता था कि देख लीजिए, आप इसका वेट चेक कर लीजिए, वेट ठीक है या नहीं, और फिर वो डिलीवर करके चला जाता था। तो वो हमने देखा है। अच्छा, अब जरा आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि वेट कितना है m इंटू जी, लेकिन अगर मान लो आप लिफ्ट में वेट चेक कर रहे हो, तो वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, sir. क्योंकि रिएक्शन जो मैं मशीन में देखता हूँ ना, मशीन में वेट नहीं आता, क्योंकि वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। मशीन में जो मैं देखता हूँ, मशीन में मुझे हमेशा रिएक्शन दिखाई देता है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बढ़ गया। तो अगर हम किसी भी कोई भी वेइंग स्केल है जो वेट दिखा रहा है, मास नहीं दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, वो बढ़ जाएगा इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। उसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में क्या? लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड with an acceleration small a, समझिए कि डाउनवर्ड जा रही है with an acceleration small a, तो इस केस में क्या होगा? जब डाउनवर्ड जा रही है तो मैं क्या निकालूंगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स। जब लिफ्ट ही डाउनवर्ड मूव कर रही है तो मोशन तो डाउनवर्ड हो गया ना, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी बेटा? mg माइनस आर। भाई मैं नीचे जा रहा हूं तो mg जो है वो इस टाइम मेजर हो गया, तो mg में से r सब्ट्रैक्ट होगा। mg माइनस r इज इक्वल टू, ये नीचे है तो m, इस केस में r क्या हो जाएगा? mg माइनस ma, m और g माइनस a। बताइए समझ में आ गया? तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, हम इसको ना, ये जो चीज है, ये चीज हम अपने सोसाइटीज में जो हम लिफ्ट देख रहे हैं, हम सोसाइटी में ये चीज नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लिफ्ट चलती है वो कांस्टेंट मोशन में चलती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलती है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर तक जाते जाते बहुत तेज स्पीड हो गई उसकी और नीचे तक आते आते बहुत धीरे हो गई, ऐसा नहीं होता। तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है लिफ्ट, इसीलिए आपको उतना झटका भी नहीं लगता लिफ्ट। तो देखिए ये हो गया mg माइनस ma। इसका मतलब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन, तो जो वेट है, ये जो रिएक्शन है, वो कम हो जाएगा, mg माइनस। हाँ बताओ। ये हम सर, ये हम वो राइड्स पे होता है ना, वो डाउनफॉल वाला जो राइड होता है, जो ऊपर जाके भट से नीचे आता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो ये होता है उसी ना में होता है। ये। उसमें आपने आपने महसूस करा होगा कि आपको ना पेट में कुछ थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा लगने लगता है जब राइड्स में आप ऊपर से Yes, नीचे की sir. तरफ आते हैं। तो वो जब नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर आप बहुत स्लो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो वो जो आपको पेट में बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, वो पता है क्या है? वो आपको, आपका वेट जो है वो कम हो जाता है, वो आपका वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर मूविंग डाउन, वेटलेसनेस। आपका वेट कम हो जाता है। और जब
आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त आपको उतना एहसास नहीं होता, लेकिन लगातार लगातार अगर आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी स्वेलिंग सी आ जाती है। मतलब क्या है, वो बेसिकली ये है कि ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है अब आपके ऊपर, ग्रेविटी भी और एक्सेलरेशन भी। तो वो चीज है। तो आर हो गया एम जी माइनस एम, नीचे आते टाइम आपका वेट कम हो जाता है, इसीलिए आपको लगता है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, आप बहुत हल्के हल्के महसूस करते हो। चलिए जी, अब एक चीज तो ये हो गई, उसके बाद थर्ड वाला बताता हूँ। थर्ड वाले में क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि चाहे तो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है या लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। नीचे की तरफ या तो नीचे जाए लिफ्ट या फिर ऊपर जाए, दोनों ही केस में वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी कि ए की वैल्यू जीरो है। तो जब ए की वैल्यू जीरो होती है, इसमें क्या है सी पार्ट में, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड, कहीं भी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या रेस्ट में हो, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस जीरो, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। ये किसमें हो गया, अपवर्ड मोशन में। अपवर्ड मोशन में क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, डाउनवर्ड का लगा दो, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस जीरो। ये हो गया डाउनवर्ड मोशन में। तो इसमें भी हमारा आर कितना हो गया, एम जी के इक्वल हो गया। समझ रहे हो? यस सर। ओके। उसके बाद चौथा स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आप लिफ्ट में हो और अचानक से क्या होता है, लिफ्ट का केबल टूट जाता है। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, लिफ्ट का केबल टूट जाता है, तो उस केस में क्या होगा, लिफ्ट जो है वो फ्रीली गिरेगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो डी पार्ट एंड केबल ऑफ द लिफ्ट breaks, and cable of the lift breaks, lift falls freely. When cable of the lift breaks, then lift falls freely. तो लिफ्ट जो है वो फ्रीली गिरती है नीचे। अब जब लिफ्ट नीचे फ्रीली गिरेगी तो फ्री फॉल में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल, in case of free fall, g is equal to z, g is equal, sorry, a is equal to g। जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही इक्वल हो जाता है, a is equal to g। और फ्रीली गिर रही है तो इसका मतलब कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन है तो ये वाला आएगा आपका रिएक्शन, क्या, r is equal to m g माइनस g, यानी कि r is equal to 0। तो जब आप लिफ्ट के साथ फ्रीली नीचे गिर रहे हैं और उस टाइम आप अपना वजन चेक करें तो आपका वजन होगा जीरो, आपका वजन ही नहीं आएगा उस टाइम कुछ भी। ठीक है जी, सबको समझ में आ गए चारों केसेस? यस सर। ये चारों Yes, sir. केसेस समझ में आ गए? अच्छा, अब इसके बाद अगला देखेंगे। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब क्या है? ये कंजर्वेशन का एक रूल होता है कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी, टकराने से पहले भी, टकराने के बाद भी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। मान लीजिए क्या है कि दो गाड़ियां हैं और वो दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और उसमें बाहर से कोई तीसरी फोर्स नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें पता चला कोई तीसरा ट्रक भी आके टक्कर मार रहा है। हम अगर सिर्फ दो बॉडीज की बात कर रहे हैं और वो दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, चलिए 3 बॉडीज की बात करते हैं, चलिए 10 बॉडीज की बात करते हैं, तो फिर वो 10 ही हो, कोई 11वीं अनवांटेड बॉडी ना आ जाए वहां पर। तो उन सब बॉडीज का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम होता है, वो हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है। तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को दो तरीके से प्रूव करा जा सकता है। एक तो न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके प्रूव कर सकते हैं और एक हम इम्पल्स वाला फंडा यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो अभी दोनों तरीके से इसका प्रूफ देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम ये कहेंगे, इसमें ये होता है कि let there be let there be n bodies of masses m1, m2, m3 till mn, which are moving with velocities हमने कहा कि कोई हमारे पास n बॉडीज हैं, n मतलब कितनी भी, 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी। let there be n bodies of masses m1 m2 m3 till mn which are moving with velocities v1 v2 v3 till vn, v1 v2 v3 till vn। इतनी वेलोसिटीज के साथ ये बॉडीज चल रही हैं। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, उसको हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो हम ये कहेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus डॉट 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 mn vn, ये हो जाएगा हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम। m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus डॉट 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 mn vn, mn vn। और क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सबके ऊपर मैंने एरो का सिंबल लगा दिया। ठीक है, एरो का सिंबल लगा दिया सभी के ऊपर। अच्छा जी, ये करने के बाद में ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हमने कोई भी एक सिस्टम ले लिया, उस सिस्टम में हमने बोला कितनी बॉडीज हैं, देयर आर एन बॉडीज के मासेस क्या हैं, m1 m2 m3 डॉट 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 टिल mn। उनकी जो वेलोसिटीज हैं, जितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, v1 v2 v3 टिल vn। अब अगर उनका टोटल लीनियर मोमेंटम निकाला जाए तो वो आ जाएगा m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 डॉट 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 टिल mn vn। ये टोटल इनका लीनियर मोमेंटम आ गया। तो m1 v1 को मैं क्या बोलूंगा? p1। m1 v1 क्या हो जाएगा? p1 मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो p1 वेक्टर
m2 v2 हो जाएगा p2 वेक्टर, m3 v3 हो जाएगा p3 वेक्टर डॉट 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 टिल pn वेक्टर। तो मेरे पास इतनी सारी ये सारे के सारे लीनियर मोमेंटम आ गए और लीनियर मोमेंटम का सबका एडिशन है यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू Newton's second law, according to Newton's second law, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होता है F वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt। और ये मैंने क्या निकाला, ये टोटल लीनियर मोमेंटम को मैंने p वेक्टर ही बोल दिया, dp वेक्टर अपॉन dt। फिर हम कहेंगे सिंस is an isolated system, since it is an isolated system, तो आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी तरीके की फोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की बात नहीं कर रहा बेटा। न्यूटन के सेकंड लॉ से ऊपर ऊपर जो मैंने यहाँ पर कहानी डिस्कस करी है, इस कहानी में हमने यही बोला कि मैं जो टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल रहा हूँ मैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का निकाल रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना भी मोमेंटम है वो मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है उन एन बॉडीज की वजह से। और बॉडीज में क्या होता है, एक तो मास और एक वेलोसिटी, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो है वो जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम की वजह से, ठीक। तो मैंने ये कहा कि लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मैंने टोटल मोमेंटम निकाल लिया। बट इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो है तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी गलत नहीं है। इससे क्या पता चला कि dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो हो गया तो dp वेक्टर बाय dt जीरो हो गया। अब इट इंप्लाइज दैट d बाय dt ऑफ p वेक्टर मैं निकाल चुका हूं, तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल pn वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अनुवा क्लियर है? अनुष्ठा, अनुवा, आर्यन, यस सर। हर्ष, Yes, sir. अनुराग, समझ गए यहाँ तक? ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से बस एक फंडा आपको याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहीं से प्रूव हो जाएगा। क्या वो फंडा क्या है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है ना वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। वो कांस्टेंट क्वांटिटी ये कैसे बता सकते हो? कोई बच्चा बता पाएगा? सिर्फ इस इक्वेशन से, ये जो बनी है कि टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे है? आर्यन त्यागी, हर्ष को पता होगा, अनुराग को पता होगा, बताओ दोनों। क्योंकि उनकी वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम में है, तो लीनियर मोमेंटम नेट रहने दो। अनुराग तुम बताओ। सर देख रहा हूँ, अभी एक मिनट सोच रहा हूँ। सर ये बताओ कि डी बाई डी टी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम। डिफरेंशियल किसका डिफरेंशियल जीरो होता है ये बता दो। कांस्टेंट वैल्यू का। कांस्टेंट का। इसका मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, बस यही था। इसमें क्या है? हो गया प्रूफ? जब भी कोई कांस्टेंट, हाँ बेटा हो गया प्रूफ सर? बस हो गया। क्या है कि जब कोई भी कांस्टेंट होता है ना, कोई भी कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो
मेरे पास जब डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म जब ये 0 के बराबर है, जब डी बाई डी टी ऑफ दिस एंटायर टर्म इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना, यही कांस्टेंट रही होगी। मैं कहूंगा यहाँ पर कि we know that differential of a constant term, differential of a constant term is equal to 0. Therefore, E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus dot 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 Pn vector is equal to constant. और constant का मतलब ही क्या है कि total linear momentum of an isolated system is always a constant, is always remains conserved. Conserved का मतलब कि वो हमेशा constant रहेगा, वो same रहेगा, वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, वो vary नहीं करेगा, it will remain constant. बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसी के बाद में हम ये देखेंगे कि जैसे ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन एक तो मैंने इस मेथड से निकाला, एक दूसरा मेथड आता है, स्पेशली पूछा जाता है कि डिराइव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, वो वही चीज है जो आप लोग 9th क्लास में भी करके आए हो, वो वही चीज है सेम। तो आपको अभी बता रहा हूँ, अभी समझ जाओ। इधर कर रहा हूँ इसको मैं। देखिए, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां से करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम बहुत सारी बॉडीज की बात नहीं करते, न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत आसानी से हमको इसी चीज में समझ में आ जाता है कि when there are two bodies, तो when there is an action, there is an equal and opposite reaction, ठीक है। तो हम दो बॉडीज की बात करते हैं, सपोज there are two bodies of masses m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2। दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है एंड दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये हो गया, ठीक है। तो where u1 is greater than u2, u1 is greater than u2, ये दे रखी है कंडीशन कि कोई दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है एंड u1 is greater than u2 एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है।
after collision their velocities after collision their velocities become v1 and v2 respectively. v1 and v2 respectively after collision their velocities become v1 and v2 respectively. ये हो गया. इसके बाद डायग्राम देखिएगा. मैंने कहा एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. इस बॉडी की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी v1, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u2. नाउ they collide for a small time duration delta t. They collide for small time डेल्टा टी. बहुत छोटे से टाइम के लिए वो डेल्टा टी टाइम के लिए कोलाइड करे आपस में. तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2. ये कोलिजन हो गया इनका. कोलिजन के बाद में m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2. ये बता दीजिए ये जो मैंने डेटा लिया है ये सारा क्लियर है. देयर आर टू बॉडीज, एक का मास m1 एक का मास m2. m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2. वो कोलाइड करें बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए डेल्टा t के लिए. और कोलिजन के बाद में m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई. ये समझ में आ गया? यस सर. बताइए दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. विनायक, एकांश, यस सर. ठीक है. अब इसके बाद में आप देखिएगा कि जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई अब क्या करना है नेक्स्ट. अब मैंने बोला कि यहाँ पर हम न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करने वाले हैं. तो फोर्स एक्सर्टेड, इसका मास m1 है, इस बॉडी को बोल दिया a, इसका मास m2 है, इसको बोल दिया b. a b फोर्स एक्सर्टेड बाय a ऑन b. a ने b पर जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं हम FBA वेक्टर. a जो b पर फोर्स लगाता है उसको मैं बोलता हूँ FBA वेक्टर. फोर्स एक्सर्टेड बाय b ऑन a. b जो a पर फोर्स लगाता है उसको मैं बोलता हूँ FAB वेक्टर. डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करते हुए मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि p1 p2 p3 डॉट 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 टिल pn इज इक्वल टू कांस्टेंट. न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करते हुए ये चीज प्रूव करनी है. तो इसका मतलब क्या है कि बाय थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ f ba vector is equal to minus f ab vector. f ba vector is equal to minus f ab vector. ये है. ठीक है. तो अब मैं ये कहूंगा कि impulse of FAB, impulse of FAB, FAB की impulse क्या हो जाएगी? FAB की impulse क्या हो जाएगी? impulse होती है force into time. और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मतलब हमको मालूम है कि फोर्स इनटू टाइम होती है. तो फोर्स जो है यानी कि इंपल्स ऑफ एफएबी ये क्या हो जाएगा? एफएबी वेक्टर इनटू डेल्टा टी. कितने टाइम के लिए टकरा रहे हैं वो डेल्टा टी टाइम के लिए टकरा रहे हैं. ठीक है. अच्छा अब एक चीज देखिएगा, देखिए एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, इसको छोड़ो.
आप सीधा सीधा ये देखो कि अगर मैं एफ ए बी की बात करता हूँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था मेरे पास डी पी बी, सॉरी डी पी ए, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स किस पर एक्सर्ट हो रही है, ए पर, तो चेंज इन मोमेंटम किसका होगा, ए का। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, और ये डिनोमिनेटर में क्या है, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या है, डेल्टा टी, मामूली सा इतना सा टाइम चेंज हुआ है बस, डेल्टा टी, क्योंकि वो इतनी सी देर के लिए भी टक्कर लगी है उसमें और फिर वो हट गए दोनों, इतनी सी देर के लिए कोलाइड हुए थे। ठीक है। अब देखिए क्या क्या होगा, इस डेल्टा टी को अगर मैं इधर ले आऊं, तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ये एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, यही तो इम्पल्स है। अनुराग, ये बता दो, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, यही तो इम्पल्स है, और ये इम्पल्स किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम के। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। समझ गए? दोबारा बताऊं? आ गया सर। आ गया। तो देखिएगा, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसका, भाई फोर्स किस पर लग रही है, फोर्स लग रही है ए पर, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि पहले मोमेंटम कितना था और अब मोमेंटम कितना है। तो पहले मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 u1, फिर मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम m1 v1, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया m1 v1 माइनस m1 u1। अगर ये समझ में आ गया है तो बताइए सभी बच्चों को, m1 v1 माइनस m1 u1। बता दो, वेक्टर लगा रहा हूं बस इस पर साइन। अनुवाद, बताइए जी, ऐश्वर्या क्लियर है कि नहीं? सर हाँ जी। यस सर, क्लियर। सर लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं तो वेक्टर लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो मैंने m1 v1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर ये कर रहा हूँ। वो वेक्टर लाइन, वेक्टर साइन इस वजह से लगा रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ इसलिए। बताइए, चले आगे? यस सर। चले, आदित्य समझ रहे हो? Yes, sir. चलिए जी, अब जरा देखिएगा, तो ये वाला फंडा तो आपने खैर देख ही लिया होगा। तो ये मेरे पास आ गया, इम्पल्स ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। Similarly, impulse of FBA, impulse of FBA, इसका impulse कितना हो जाएगा, FBA वेक्टर into डेल्टा टी। मतलब वही कहानी, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर ए का था, अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। बताओ जी, बी का चेंज इन मोमेंटम क्या है, पहले वेलोसिटी थी u2, अब वेलोसिटी हो गई v2, तो चेंज इन मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u2, m2 v2 माइनस m2 u2, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। फिर बाय थर्ड लॉ, FBA is equal to minus FAB, FBA वेक्टर is equal to minus FAB वेक्टर, ये हो गया। तो भाई FBA वेक्टर is equal to minus FAB वेक्टर, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब FBA और FAB ये दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स,
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ बी ए वेक्टर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी वेक्टर डेल्टा टी। ठीक है, एफ बी ए वेक्टर डेल्टा टी कितना है, एफ बी ए वेक्टर डेल्टा टी कितना है, m2 v2 माइनस m2 u2। मैं इधर कर रहा हूँ बीच में इसको, m2 v2 माइनस m2 u2, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी वेक्टर को माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा के m1 v1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस माइनस प्लस m1 u1 वेक्टर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन पहली बॉडी का, ए बॉडी का क्या होगा m1 u1 और बी बॉडी का क्या होगा m2 u2। ठीक, तो आप क्या करिए u वाला मतलब बिफोर कोलिजन वाला सारा इधर ले आओ, तो ये मेरे पास कितना है m1 u1, इसको इधर ले आओ, ये हो गया माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m1 v1 वेक्टर और माइनस m2 v2 वेक्टर। ये हो गया, माइनस कॉमन ले लो, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, इधर से माइनस कॉमन ले लो, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, माइनस से माइनस कट गया, m1 u1 प्लस m2 u2 क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। देखो u1 और u2, तो u1 और u2 कौन कौन से हो गए, ये हमारी हो गई इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक, तो ये क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision। यही प्रूव करना था, थर्ड लॉ को यूज करके मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना था। सभी बच्चों को समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखिएगा, मैं आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, इसमें जो आज जो हमने करे हैं ना 2-3 डेरिवेशंस, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, तो जो आज वीडियो भेजूंगा उसको सेव करके रख लेना, स्टार मार्क कर लेना उस पर, इंपॉर्टेंट है। बाई चांस कोई भी चीज ऐसी होती है इसमें कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको लगता है कि भाई ये मेरे को एक बार समझने की जरूरत है, ठीक है, तो समझ लेना आप उसको। तो 2-4 जो वीडियोस हैं जो इंपॉर्टेंट लगे हैं उनको आप स्टार मार्क करके रख लेना, तो एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है आज का जो बताया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर आपकी ट्यूसडे को Sir, होगी। एक screenshot ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. Yes, sir, ले लो। चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके Thank you. ओके।